अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 5 का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 है। पढ़ाई शुरू करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मिजाज सब्जेक्ट के मिजाज से आप वाकिफ़ हैं। वैसे बच्चे क्यों कम है मुझे समझ नहीं आ रही, शायद उनका भी यही है कि मिजाज से वाकिफ़ हैं और गपशप भी सर ने लगानी है पहली क्लास में। ऐसा नहीं है, हम इंशाल्लाह आज IAS 38 शुरू कर देंगे, ठीक है। और IAS 38 की थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन IAS 36 हमने जो पढ़ा था इम्पेयरमेंट, जो यहाँ पर इस्तेमाल होना है IAS 38 के अंदर, हम वो इंशाल्लाह आज सारा रिवाइज़ कर लेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी हम ज़रा जान पहचान कर लें अपने सब्जेक्ट से। तो ICAP ने इसको 3 ग्रेड्स में बांटा हुआ है। हर सब्जेक्ट की तरतीब ICAP की ऐसी ही तीन ग्रेड्स के अंदर इसको बांटता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना और नॉन करंट एसेट्स की अकाउंटिंग और फिर एथिक्स और अदर एरियाज़ ऑफ IFRS। तो अगेन वो असल में मैं भूल गया, ये लिखना ही चाहिए था, बस मैंने वो ICAP से वेबसाइट से जो है ना इनको उठाया था। ये टीचिंग आवर्स नहीं सही नहीं है, इनमें नहीं पूरा हो सकता ना काम। अब क्या कहूँ आपको, इतने तो लेक्चर होते हैं हमारे नॉर्मल, ठीक है। तो उसके 4-5 ऊपर कर लें तो अब क्लास 2 घंटे की है, हफ्ते में एक आधा बीट पार्ट भी आ जाता है, तो ये बात तो बहुत पीछे रह जाती है। तकरीबन हम कोई 200 घंटे मेरे ख्याल में पढ़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्लासेस के तो नहीं कि 2 घंटे क्लास रख ली ना बस जान छूट गई, पहले से स्टार्ट से काम उठा के रखते हैं, ठीक है। तो वो मैं भूले से लिख लाया, इसको आपने नहीं ज़्यादा गौर करना, आप इधर फोकस करें, ठीक है। अगेन वेटेज है जी 25 से 35 पहली 2 ग्रेड्स की और 35 से 45 तीसरी ग्रेड की। चैप्टर्स को मैंने अपनी किताब के हिसाब से नहीं रखा हुआ, यहाँ पे चैप्टर्स जो हैं वो ICAP की स्टडी टेक्स्ट के रेफरेंस में डाले हैं ताकि कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए, ठीक है। हमारी किताब जो कि अवेलेबल होगी, जिस किसी के पास लास्ट टाइम वाली है वही किताब है, उसके अंदर चेंज नहीं है। जो नई अटैम्प्ट के जो रीसेंट अटैम्प्ट के सॉल्यूशंस हैं वो इंशाल्लाह मैं फिर पार्ट 2 के साथ सॉल्यूशंस बना के तो उसमें अटैच कर दूंगा जो वॉल्यूम 2 आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 अवेलेबल होगा होपफुली। ये डिस्कनेक्ट हो गया भाई, मुझे हाइब्रिड वाले बच्चे नज़र नहीं आ रहे, तो आप किसी को बुला लें। अच्छा, तो वॉल्यूम 1 आपने फ़ोटो कॉपियर से ले लेना है। मैं आज तो हैंड आउट कॉपी मैंने से बनाया था, उस तरह से नहीं, उन्होंने उस किताब में से निकाल के कॉपी करवा ली है। तो ये आज का दिन तो चल जाएगा, कल फिर इसकी मुश्किल होगी आपको। आप कोशिश करके आज बुक का वॉल्यूम 1 ले लीजिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर चैप्टर्स जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ एडिशनल हैं, जैसे IAS 16 नहीं है FAR 2 के सिलेबस में, वो FAR 1 के सिलेबस का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे फॉर प्रैक्टिस पर्पस उसको भी रखा गया किताब के अंदर। इसी तरह से इंटीग्रेटेड टॉपिक्स को, इंटीग्रेटेड टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि जब वो 2 या 3 टॉपिक्स मिला के एक सवाल बना लेता है तो उसका कोई यहाँ पे कोई चैप्टर तो नहीं है अलग से, तो एक चैप्टर किताब के अंदर वो अलग से मिल जाएगा आपको इंटीग्रेटेड टॉपिक्स के नाम से। इस तरह से थोड़ा सा चेंज आ जाती है किताब के अंदर चैप्टर्स के अंदर। तो मैंने वो चैप्टर नंबर्स नहीं लिखे, मैं ज़रा आपको चूँकि आज पहला दिन डिस्कस कर रहा हूँ, ICAP ने ये जो है वो सिलेबस रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ICAP की स्टडी टेक्स्ट का ही रेफरेंस रखा हुआ है, ठीक है। बुक हम अपनी ही यूज़ करेंगे, जो आपको अवेलेबल होगा वॉल्यूम 1 फ़ोटो कॉपियर से आपने ले लेना है आज लाजमी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ICAP ने पहली ग्रेड रखी है, इधर भी मैं नंबर डालना भूल गया, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो 25 से 35 नंबर जो है, इसके अंदर बेसिकली अब मुझे चाहिए था कि मैं इनको इकट्ठा कर देता। अगेन ज़ाहिर है अब रात को बैठ के जितनी हिम्मत थी, ये बन रहे थे उस वक्त, तो ये चीज़ें फिर क्लास में बता देता है। बेसिकली IAS 1 वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का स्टैंडर्ड है जो डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बननी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स। अच्छा, 5 कंपोनेंट्स हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, इसमें आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जो है वो इंट्रो में बनाना सीखते हैं, चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो FAR 1 में बनाना सीखते हैं, और यहाँ पर आप बेसिकली वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड नोट्स भी होते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, और कैश फ्लो यहाँ पे नहीं टेस्ट करता। हाँ, स्टेटमेंट्स इन इक्विटी इतनी हद तक आपको आनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बनवाते हुए वो यूँ कह सकता है कि बैलेंस शीट और साथ इन इक्विटी भी बना दो, 1-2 सवालों में कहा हुआ उसने, इतना को पता होना चाहिए। बहरहाल बेसिकली जो
ज़्यादा स्ट्रेस FAR 2 में जाकर आता है, वो आता है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट उसी तरह से बनेगी। एक्सट्रैक्ट्स हम हर टॉपिक में बना रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कंप्लीट बनाएंगे, लेकिन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है। हर टॉपिक के नोट्स तो थे ही IFRS के जो हम पढ़ते आ रहे हैं, IAS 16 का नोट बनाना सीखा, IAS 40 का नोट बनाना सीखा, EPS का नोट आपने बनाना सीखा, IAS 8 का नोट बनाना सीखा आपने, ये सारे नोट्स आप बनाना सीखते आए हैं। यहाँ पे भी हर टॉपिक के अपने नोट्स होंगे। हम लीज शुरू करेंगे, उसका नोट है, हम IAS 12 डेफर टैक्स करेंगे, उसका नोट है, IAS 41 है, नोट है, प्रोविजन है, नोट है। यहाँ पे भी हर टॉपिक के अंदर नोट्स मौजूद हैं। वो तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन हमारा लोकल लॉ कंपनीज एक्ट जो है वो भी गवर्न करता है ना हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो उसमें कुछ डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड हैं जो FAR 2 के अंदर आपने पढ़ने होते हैं। तो ये बेसिकली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसकी बात हो रही है। तो ये 10 और 11 अलग अलग नहीं है, ये किताब में आपको इकट्ठा ही चैप्टर मिलेगा। ये बेसिकली एक चैप्टर है, इसको मिलाकर मैं कह सकता हूँ ये फाइनल अकाउंट्स, जैसे आप इंट्रो में कहते थे ना फाइनल अकाउंट्स, तो ये फाइनल अकाउंट्स का एक चैप्टर है, यूँ समझ लें, ये एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। दूसरा कंसोलिडेशन और तीसरा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब ये टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन इसमें भी आपको ये दोनों इकट्ठे ही होकर सवाल में आ रहे हैं। यानी यूँ कह लें कि इस पूरी ग्रिड में से 2 सवाल आते हैं, एक फाइनल अकाउंट का, एक कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेपरेट कंपनीज की जो हैं उनको हम कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। कंसोलिडेशन सीखेंगे हम, तकरीबन इसके ऊपर 1 महीना हमारा लगता है, और कोई ऐसा हल्का टॉपिक नहीं है। अभी मैं एनालिसिस के ऊपर जाता हूँ, आप देखेंगे 15 से 20 नंबर का सवाल मस्ट इसमें से आता है। और इन दोनों को कंसोलिडेशन वैसे अलग है, इस पे अलग स्टैंडर्ड हैं, इसके अलग हैं, लेकिन ये इकट्ठा करके ICAP एक सवाल दे रहा है। पुराने सवालों में जब एसोसिएट नहीं हुआ करता था FAR 2 का पार्ट, तो सिर्फ कंसोलिडेशन का सवाल होता था, लेकिन अब एसोसिएट जब से पार्ट बना है इकट्ठा सवाल आता है। ICAP ने अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, यहाँ नहीं, वो जब मैं यहाँ से नोट कर रहा था आपके लिए तो वहाँ पे तफसील के अंदर लिखा हुआ था कि कंसोलिडेशन करनी है आपने एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट को लेकर। आप अगर ICAP का वो सिलेबस कभी ओपन कर लेना खुदा न खास्ता, तो उसमें आपको वो तफसील से बात लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वो इकट्ठा ही आ रहा होता है। तो खैर ये पहली ग्रिड में यूँ समझ लें 2 टॉपिक्स हैं, एक फाइनल अकाउंट्स का, दूसरा कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन के अंदर ही IAS 20 सब्सिडरी और एसोसिएट इकट्ठा हो जाता है एंड पे जाके, तो इस पे महीना लगता है, इस पे 15-16 दिन इस पे भी लगते हैं। तो खैर इसकी वेटेज है आपके सामने 25 से 35 नंबर की। अब देखते हैं कि वो इसको फॉलो करता है या नहीं। वैसे FAR 2 के अंदर ICAP काफ़ी हद तक अपनी जो है वो ग्रिड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसी के अंदर ही रहता है। तो ये तकरीबन 30 नंबर का पर्चा इसमें से आता है, साइजेबल पोर्शन, और थोड़ा सा काम है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा काम है। अच्छा, उसके बाद ये भी 25 से 35 है, ऐसे ही है। और ये 25 से 35 जो ग्रेड 2 है, इसके अंदर सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं। मौजें लग गई, सिर्फ 4 टॉपिक्स। इंटेंजिबल्स आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि IAS 16 आप पढ़ के आए बड़े शौक से, सवाल भी इस दफ़ा नहीं आया भाई कह रहे थे, हैं तो हर जगह आया भी तो हुआ था। और मैं तो चीख के बोलता रहा था कि मुझे तो डर लग रहा है इस दफ़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरफ चला जाएगा, तो आ गया वो। बाकी IAS 16 तो हर जगह ही होता है, आपको पता नहीं, बताया नहीं था मैंने, आलू हर सब्जी के साथ। तो खैर IAS 38 जो टेंजिबल, आज ये शुरू करना है इंशाल्लाह हमने, जो टेंजिबल एसेट से डील करता था, या IAS 16 या IAS 38 जो ये इंटेंजिबल्स के साथ डील करता है, ठीक है ना। तो अब मिलता जुलता है चूंकि, तो आपको बड़ा पसंद आएगा। जैसे PPE का नोड बनाते थे, यहाँ पे इंटेंजिबल्स का नोड बनेगा। PPE के नोड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, ये आते थे। इंटेंजिबल के नोड के अंदर आएगा सॉफ्टवेयर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो वैसा ही नोट जैसा वहाँ बनता था यहाँ पे भी बनेगा। वैसे ही कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, बस कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इसको ईजी ले जाते हैं बच्चे। एक तो इसमें से नोट बनवाता है, दूसरा बड़ा मशहूर एक्सट्रैक्ट्स, तो खैर वो हर जगह पे ही होते ही हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मांग लेता है, थेरेटिकली पूछ लेता है कि जी बताओ ज़रा सिचुएशन देख के कि जी वो ही नहीं कहता जर्नल, कभी कहेगा जर्नल एंट्रीज कर दो, कभी कहेगा नोट बना दो, कभी कहेगा डिस्कस कर दो। तो ये तीनों तरह के सवाल इसमें से आते हैं। और अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ, एनालिसिस के अंदर आप देखोगे बहुत रेगुलरली टेस्ट करता है, कुछ शायद एक आधी अटैम्प्ट माफ़ी दी हो, और जब करता है तो इस दफ़ा भी आया, मेरे ख्याल में कोई 15 से तो ऊपर का ही आया नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर आया तो है ना, ठीक है। मैं ही बना के ले आया हूँ चाहती हूँ मार के, लेकिन सही है, बताते रहो। अच्छा,
इंटेंजिबल्स, उसके बाद गायों भैंसों वाला ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्लास में लाने की इजाज़त नहीं होगी अपने साथ गायें भैंसें, बस यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखा दी जाएंगी और आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। पेड़ बकरियाँ हैं जी, खुद भी तो आ रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 9 और IFRS 16 लीजेस, ये 4 टॉपिक्स हैं सिर्फ, और वेटेज चेक करें इसकी, ठीक है। इस पर तकरीबन हमारे लग जाते हैं कोई 20 दिन, 20-22 दिन, ये हफ्ते में ये हो जाता है, मतलब 4-5 दिन में, और इसके ऊपर भी हम तकरीबन 7-8 दिन तो कम से कम लगाएंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो अभी वेटेज आप देखेंगे इसकी, इनकी टेस्टिंग की, यानी कि जो ग्रिड है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर एथिक्स और अदर एरियाज ऑफ IFRS, ये ICAP ने इसकी हेडिंग दी, हालांकि एथिक्स सिर्फ इतना सही है, और एथिक्स जो है ये अराउंड 10 मार्क्स तक मैक्सिमम आया करता है, या किसी टॉपिक के साथ मिक्स कर देता है वो कोई एक पार्ट के तौर पर, या अलग से सवाल भी आ सकता है। MCQs भी है ना, अभी थोड़ी देर पहले CMA क्लास खत्म हुई है, उसमें MCQ का जिक्र नहीं था, CMA में होते नहीं है, ठीक है। FAR 1 FAR 2 के अंदर 10 नंबर के MCQs होते हैं, ठीक है। सवाल का पैटर्न यहाँ पे भी वैसा ही, अभी समझा देता हूँ इंशाल्लाह, एक मिनट ज़रा ये ग्रिड्स देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जी, इसके अंदर आपको IS 1037 मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलरली टेस्ट होता है इसमें से भी सवाल। फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड IFRS 15, पहले FAR 1 में होता था, पिछली को 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट पहले ये जो है ये FAR 2 में आ गया था, और यहाँ पे IS 8 होता था जो FAR 1 में चला गया था, और FAR 1 में कुछ नई चीज़ें आई थी और कुछ निकल गई थी, और इस तरह से चेंजेस हुई थी। तो ये उस ज़माने से आया है, और जब से आया है छाया हुआ है, शायद एक आधी अटैम्प्ट में मिस किया उसने सरप्राइज़ देने के लिए, वरना ये भी टेस्ट होता है। फिर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, बहुत आसान, बहुत ही आसान सब्जेक्ट, ये टॉपिक है, बड़े मज़े का है, आता भी है। फिर इनकम टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अभी मैं दिखाऊंगा पास पेपर के अंदर, इसका हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, रेगुलरली आता है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स का एक नोट बनाना होता है, सेगमेंट एनालिसिस इसको कहते हैं, इंशाल्लाह सीखेंगे, बड़ा ही आसान, सबसे आसान इस मेरे ख्याल में पूरे सिलेबस के अंदर, वैसे तो सारा सिलेबस ही बहुत आसान है। अब देखो ना, मैं परेशान हो गया, मैं किसको आसान कहूँ, ठीक है। तो बहरहाल वन ऑफ द आसान्स ये भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एथिक्स तो आपको माशाल्लाह पता ही है, आप इतने एथिकल बच्चे हैं, आप तो ऑलरेडी मतलब सीखे सिखाए हुए हैं एथिक्स, तो ये इंशाल्लाह सीखेंगे, तो आपने सीखे तो हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इनको पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी वो पर्चे में टेस्ट करता है। थ्योरेटिकल जो डिस्कशन है FAR 2 में थोड़ी सी ज़्यादा है, आप इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी इसी तरह से ज़्यादा करेंगे। हर टॉपिक में खुद से सवाल मैं भी लिखवाऊंगा, आपको एक आधा सवाल लिखवा दिया, उसके बाद फिर बाकी आपसे लिखवाए, इस तरह से करके हम इसकी खूब प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये जी 3 ग्रेड्स हैं, ये तीसरी ग्रेड के अंदर 35 से कितना है जी, 45, ठीक है, और अच्छी खासी ये वेटेज है। अब अगर आप इधर आएँ, ये मैंने MCQs यहाँ पे लिख दिए थे सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए ना, हर अटैम्प्ट में 10-10 नंबर के MCQs हैं। इसका मतलब ये है IS 41 से 2 MCQs आए थे, एक नंबर के, और ये इस अटैम्प्ट में IS 37 का एक आया था 2 नंबर का, ये मैंने इस तरह से इसलिए लिखा हुआ, ठीक है ना। इस तरह से IS 21 से 2 नंबर के आए थे, 2 MCQs, एक नंबर का था, ठीक है। तो ये टोटल आप देखें तो हर अटैम्प्ट में 10-10 नंबर के MCQs हैं, और ये मैंने नीचे इस तरह से कॉन्टीन्यूटी में रखा हुआ है। एक समय पे ये आ गया था ना, तो फिर मैंने कहा चलो ये ज़रा इधर से ऐसे, ये 10 नंबर और ये नीचे हर ग्रेड के मार्क्स, तो टोटल 100 ही बनेंगे ये, ठीक है ना। अब इसको ज़रा देखते हैं, MCQs को तो बाद में देख लेंगे, वो तो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। ग्रेड 1 के अंदर अगर आप आएँ तो देखें, फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको 7, 7, 6, 6, 7 ये टेस्टिंग कर रहा है, यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सिर्फ 7 नंबर की होगी, नहीं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनवाना छोड़ी हुई है उसने, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ICAP जो है वो कंसोलिडेटेड वाली बनवा लेता है यहाँ पे, और दूसरी वाली आप इंट्रो में बनाए। अच्छा, ये नहीं कि बनवा नहीं सकता, सिलेबस में मौजूद है, हम बड़े सवाल भी करके देखेंगे प्रॉपर, जो FAR 2 की एडजस्टमेंट्स को लिए हुए फाइनल अकाउंट का फुल फ्लैश सवाल होगा ना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब कुछ करेंगे हम, वो भी ज़रूरी है, मजबूरी है, नोट्स बनाएंगे हम, फुल फ्लैश सवाल भी करना हमारी मजबूरी है, पूछ सकता है वहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन कंसोलिडेशन का दे दे, शरारत जब सूझ गई उसको तो सूझ जानी है, ठीक है। तो फिर आपको फाइनल अकाउंट का वो भी करते हैं हम, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है ICAP का वो ये चल रहा है कि ICAP यहाँ पर डिस्क्लोजर्स बनवाता है आपसे, रेलेवेंट कोई छोटे छोटे डिस्क्लोजर्स, तो 8-9 नंबर तक का सवाल। अगेन सॉरी बताना तो भूल ही गया
कि यहाँ पर भी आपको पेपर के अंदर 9 सवाल ही आते हैं, लाइक CMA, लाइक FAR। CMA पढ़ के आए हैं, FAR 1 पढ़ के आए हैं। कितने बच्चे CMA पढ़ के आए हैं? कितने बच्चे FAR 1 पढ़ के आए हैं? सारे। तो जो आपको वहाँ पैटर्न मिला था, FAR 1 का पैटर्न सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। आपको पेपर के अंदर 9 सवाल मिलेंगे, ठीक है जी। सेक्शन 2 होंगे, 9 क्वेश्चंस होंगे और वो 2 सेक्शंस में बटे हुए होंगे। सेक्शन A के अंदर 6 सवाल होंगे, जिनमें एक MCQ का लाजमी होगा 10 नंबर का, और बाकी के 5 सवाल वही 5, 6, 7, 8, 10 नंबर तक का सवाल होगा, 10 से ऊपर का नहीं होगा सेक्शन A में, ठीक है। तो सेक्शन A के अंदर 6 जी बेटा 6 क्वेश्चंस होंगे, इंक्लूडिंग, यानी क्या, इंक्लूडिंग 1 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाला, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, 6 क्वेश्चंस ये हो गए। और सेक्शन B के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। तो ये जो 6 क्वेश्चंस होंगे ये होंगे अप टू 10 मार्क्स, और ये 3 क्वेश्चन जो होंगे ये अप टू 20 मार्क्स हो सकते हैं। मतलब अप टू 20 मार्क्स का मतलब ये ना कि कोई 18 को हो गया तो कोई 12 को हो गया तो फिर कोई इस तरह से, ठीक है। तो ये अगेन अगर आप गौर करेंगे तो ये कोई बैलेंस रखने की कोशिश करेगा आई कैप कि 50 को नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में से आ रहे हों और 50 को नंबर जो हैं वो इन लॉन्ग क्वेश्चन में बट रहे हों इस तरह से। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये बड़ी रहमत है। चाहे आप FAR 1 में देख कर आए हैं, चाहे CMA में देख कर आए हैं, चाहे यहाँ FAR 2 में देखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये अक्सर आपको पास करवा देते हैं आसानी से। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये अगर 2-3 अच्छे टिका के हो जाएं और एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा हो जाए तो बाकी तो छेड़खानी आप सारे सवालों के साथ कर ही लेते हैं। अकाउंटिंग के अंदर आपको सारा सवाल सही करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे वो बच्चे बैठे हैं CMA का पेपर दे के आए हैं, बहुत अजीब पेपर था, मिक्सिंग बहुत ज़्यादा की इस दफ़ा उसने, मतलब इस तरह नहीं, मतलब भाई आप तजर्बाकार आदमी थे, लेकिन जो नए लोग थे उनके लिए परेशानी थी इस पर्चे के अंदर। लेकिन अगेन जिन बच्चों ने अपना मार्क्स इंटू 1.8 वाला फार्मूला लगाया, अपने दिमाग के अंदर वो फॉर्मेट्स रखे और अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। 3 कुछ सवाल ऐसे थे उसमें भी कि जो सही काबू वाले थे, 2-3 ऐसे थे जिनसे लड़ाई हो सकती थी, और 2-3 तो फिर चलो कोई बात नहीं, ऐसे होते ही हैं जिनकी कम समझ आए। तो आपने कुछ छोड़ना नहीं है, करते रहना है। मार्क्स गलती पे गलती का मार्क नहीं कटता, ये पक्की बात है, वरना कोई भी पास होकर यहाँ पे ना पहुँच सके, ठीक है। तो ये सारी अकाउंटिंग के लिए ऐसा ही है, ठीक है। तो पैटर्न वही सेम है। तो आपको अब जितने सवाल नज़र आएंगे 10 नंबर तक के, वो मतलब सेक्शन A का शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो सवाल 10 से ऊपर के नज़र आएंगे आपको समझ जाइएगा वो सेक्शन B के लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ। ये ज़रा मैंने कहा बता दूं, उसके बाद अब इसको देखने में ज़रा फ़ायदा होगा। तो फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन आप देखें ना, गौर करें, क्वेश्चन नंबर 5, 3, 5, 4, 2, 6 तक, 6 से ऊपर जो सवाल होंगे वो आपको अप टू 10 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट हर अटेम्प्ट में लाजमी आता है। और मसला ये है कि डिस्क्लोजर काफ़ी सारे हैं, उनमें से कोई एक बनवाता है, देखेंगे जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन और एसोसिएट, ICAP के 2 चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन इनको मैंने अलग लिखा क्योंकि ये टॉपिक्स तो बहरहाल टॉपिक्स भी अलग अलग ही पढ़ते हैं हम, लेकिन जब पहले कंसोलिडेशन कर लेते हैं फिर एसोसिएट को लेकर आते हैं, तो वो कंसोलिडेशन और एसोसिएट एक सब्सिडरी को कंसोलिडेट करते हैं, एसोसिएट को भी कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, वो वहीं पे जाके सीखेंगे। तो ICAP ने आपको पिछली 5 अटैम्प्ट का एनालिसिस उठाकर देखें तो ICAP ने इनको इकट्ठा ही टेस्ट किया, होता भी इकट्ठा ही टेस्ट है, मज़ा भी तभी आता है, बच्चे मसले में तभी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन तजर्बे की बुनियाद पर अर्ज़ कर रहा हूँ, बच्चों के तजर्बे की बुनियाद पर जो बच्चों ने आज तक परफॉर्म किया वो नॉर्मली इस एरिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 1 महीना इस पर लगाया होता है और लगी बदी को 14-15 एडजस्टमेंट्स हैं जिनमें रहते हुए ये सवाल बनना होता है, उससे ऊपर जा नहीं सकती हैं, ठीक है। तो ये इसकी मौज होती है, प्रैक्टिस खूब हो जाती है, तो ये पासिंग मार्क्स देने वाला सवाल होता है। लेकिन आप गौर फरमाएं तो ये हर अटैम्प्ट के अंदर आपको 18, अच्छा माशाल्लाह 18 नंबर का ही है, उसने 1 नंबर ऊपर नीचे नहीं किया इन पिछली 5 अटैम्प्ट्स में, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। खैर ये आप गौर फरमाएं तो ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको नज़र आ रहा है इन्हीं 6 के बाद। अब आप देखें इसकी वेटेज है 25 से 35, तो ये लोअर साइड के ऊपर रहा है इस वेटेज के अंदर, यानी इसके पास गुंजाइश ज़रूर मौजूद है कि किसी और को थोड़ा
छेड़कर यहाँ पर इसका भी फुल फ्लैज सवाल पूछ ले और इसका भी फुल फ्लैज पूछ ले, पूछ सकता है, पूछने को गुंजाइश तो इसके पास मौजूद है कि तकरीबन 10 को नंबर की तो इसकी वेटेज में से मौजूद है, आपको 2-4 किसी और के भी छीन के कर सकता है, यहाँ पे ऐसी कोई बात है नहीं। वैसे नॉर्मली करता है आई कैप फॉलो, ट्रेंड ये चल रहा है। लेकिन आप ये गौर फरमा लें कि ये फाइनल अकाउंट्स और ये कंसोलिडेशन ये किसी अटेम्प्ट के अंदर खाली नहीं गया और 25% पर्चा इसमें से आ रहा है, 35 तक आ सकता है इसमें से, ठीक है, और सही है। उसके बाद दूसरी ग्रेड के अंदर आपको ये 4 टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, जिसको मैं अभी कह रहा हूँ आज शुरू करेंगे, जिसको आपने इजी ले लेना है। ये तो आसान है, नोट ही बनाना है, वो आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, एक अटेम्प्ट नहीं आया था, आई जा रहा है हर दफा, ठीक है। उसके बाद IS 41 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फुल फ्लैज सवाल पिछली 5 अटेम्प्ट्स में नहीं आया। आई कैप भी इसको देख रहा होगा जैसे आप देख रहे हैं। अब आप किस नज़र से देख रहे हैं, ए नहीं आंदा, आप किस नज़र से देख रहे हैं, ए नहीं आंदा, और आई कैप किस नज़र से देख रहा है कि बच्चे कह रहे होंगे ए नहीं आंदा, तो इंपॉर्टेंट है। वैसे अगली बात बता दूं, छोड़ता आई कैप कुछ भी नहीं है। आप IS 41 के अंदर देखें तो बड़े रेगुलरली उसने 2-3 MCQ कोई ना कोई टेस्ट करता रहता है, और एक आधा सवाल शायद ऐसा है जो IS 21 के साथ मिक्स होकर इसका आ रहा है, तो कहीं मिक्स कर देता है वो, कहीं ना कहीं टेस्ट तो हो ही रहा होता है, लेकिन फुल फ्लेज अलग से सवाल इसका नहीं आया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ये। खैर IFRS 9 जब से आया है FAR 2 के अंदर छाया हुआ है, एक अटैम्प्ट को छोड़कर हर अटैम्प्ट के अंदर ये 7 से 8 नंबर का सवाल आ रहा है, 8 का ही आ रहा है नॉर्मली। और IFRS 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो फाइनल अकाउंट्स, कंसोलिडेशन और एसोसिएट, यानी ये तो चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहां से अगर आप देखें तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, IS 38 और ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना। देखो कोई अटैम्प्ट खाली नहीं है, कोई अटैम्प्ट खाली नहीं है इनकी, हर दफा इन्होंने आना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें सवाल भी बड़े वाला आ रहा है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका देता है। 15 नंबर का सवाल आया, 9 का आया, फिर 17 का आया, फिर 8 का आया, फिर 8 का आया, 2 दफा चकावा दे दिया, अब अगली बार फिर आगे निकल जाना है, ठीक है। तो वैसे तो किसी भी टॉपिक से लेंथी सवाल बन सकता है, लेकिन नॉर्मली आपके फाइनल अकाउंट से अभी तक इसमें से बन सकता है, वैसे इसको मैं इसलिए बोलता नहीं हूँ। आपका IS 41, IFRS 9, IS 21, IFRS 8 और एथिक्स, इससे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये जो मैंने टॉपिक्स बोले, ठीक है ना। बाकी सब ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ना बनाए तो उसकी मर्जी है। FAR 1 के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर उसने NPO दे दिया, अब उसकी मर्जी की बात है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बने भी हुए हैं पास्ट में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं, IS 41, 21, 8 और एथिक्स, जो शॉर्ट क्वेश्चन में यूज होते हैं, बाकी जो हैं वो दोनों तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ थे हम, यहाँ थे IFRS 9, IFRS 16। अच्छा, ये IFRS 16 हम दूसरे या तीसरे नंबर पे करेंगे, यानी कि आज हमने IS 38 शुरू कर देना इंशाल्लाह, फिर हम IS 41 करेंगे, उसके बाद फिर IFRS 16 करेंगे, यानी हम इसी ग्रिड को पकड़ेंगे। IFRS 9 में भी बाद में ले जाएं, हो सकता है ये भी साथ ही कर दें, लेकिन ये भी ग्रिड बहुत साइजेबल ग्रिड है, आप इसको देखें, इसके अंदर भी वो अपनी ग्रिड के अंदर रह रहा है, 25 से 30 नंबर का अटैम्प्ट, हर अटैम्प्ट में सवाल आ रहा है। और IFRS 16 आप खुद देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लीजेज सॉरी, आपको पता नहीं होगा शायद, आई एम सॉरी, ये लीजेज है, ठीक है। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, IS 41 जानवरों वाला बायोलॉजिकल एसेट्स है, ठीक है। IS 38 इंटेंजिबल, ये जब पढ़ेंगे तो नाम याद आ ही जाएंगे ना, अभी ज़रूरत नहीं है, बस वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे हैवी वेटेज वाली आई कैप ने ग्रेड रखी हुई है, उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं, ज़्यादा सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप इसमें देखें वो 35 से 45 का कह रहा है, और ये आपको नज़र आ रहा है कि अराउंड 40 वो इस पर ऑपरेट भी कर रहा है। इसके अंदर IS 1037 का 8 नंबर का सवाल आया था, और फिर यहाँ पर कंबाइन हो गया था IS 21 के साथ एक, और 8 नंबर का सवाल आया था। यहाँ पे 9 का था, फिर 13, और इस दफ़ा 15 नंबर का सवाल आया है। ये भी ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली कंसोलिडेशन के बाद किया जाता है। हाँ, तो कंसोलिडेशन के बाद जब बच्चे इससे पहुँचते तो कहते हैं कंसोलिडेशन क्या कमाल था, ये तो ऐसे ही है, बस थ्योरेटिकल है। आई कैप यहीं से मारता है बच्चों को,
ये देखो 15 नंबर का सवाल इस दफ़ा आ गया इसमें से, ठीक है। डिस्कस करना होता है उसके अंदर, सब समझ आ रहा होता है ना असल में, हाँ ये तो आसान है। तो जो आपको कहा जाए, जैसे कहा जाए वैसे करना है, पर्चा पास करना है तो, वरना अगर तजर्बा करना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। अच्छा IS-21 जो है अगेन ये MCQs के अंदर उसने काफ़ी रेगुलर है, इसके अंदर से MCQs पूछता रहता है, 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, MCQ 1-2 इसके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल एक तो यहाँ पर इसके साथ कंबाइन हुआ है, एक इससे पुराना सवाल हम करेंगे जो IS-41 के साथ कंबाइन हुआ मिलेगा आपको। बाकी इसकी एडजस्टमेंट तो आपको मिलेगी ही, इसकी एडजस्टमेंट आपको कंसोलिडेशन के अंदर भी नज़र आएगी, इसकी एडजस्टमेंट आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी अगर पूरा सवाल दे तो उसके अंदर भी बिल्कुल आ सकती है। इसकी एडजस्टमेंट IS-12 के अंदर लाजमी आ रही होती हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये मिक्स हो जाता है, मसाले के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, छोड़ता आई कैप कुछ नहीं है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। हाँ, फुल फ्लैश सवाल बस नहीं आया हुआ इसका एज इट इज। IFRS 15 जैसे आपको अर्ज़ किया 5 अटैम्प्ट पहले ही आया था और छाया हुआ है उसके बाद से, ठीक है। कोई अटैम्प्ट भी खाली नहीं गई इसकी। 7 नंबर 16 नंबर 9 नंबर 8 नंबर 8 नंबर का इस दफ़ा भी इसमें से आया, ठीक है। कोई बात नहीं है, यही आप सोचो इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़्यादा आ जाएगा। वैसे शुक्र ही करो इसमें से कम आता है, ये एंड पे करते हैं वैसे हम जाकर। टाइम तो इस पर भी तकरीबन 15 से 20 के दरमियान लेक्चर्स, 15 एक लेक्चर्स तो लगते ही हैं इस पर, एक अच्छा तरीके से करवाया जाता है। लेकिन फिर भी बच्चे को एंड पे और दौड़ पड़ी होती है, मुक्के घर जाइए पता नहीं क्या कुछ। वैसे भी ये थोड़ा सा, अब कोई एक तो एंड पे होना ही होता है, तो ये IFRS 15 हम एंड पे करते होते हैं। और टेक्निकल स्टैंडर्ड टेक्निकल है, चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें से छोटी छोटी हैं, इस वजह से इसमें से ज़रा कम ही आया तो अच्छा ही होता है। IS-12 जैसे आपको बताया था डेफर्ड टैक्स, ये हम इंशाल्लाह चौथे नंबर पे शायद रिजल्ट के बाद ये कर रहे होंगे। यानी IFRS 16 जब ख़त्म करेंगे ना लीजेस, उसके बाद ऐसे ही रेस्ट के लिए कोई ऐसे ही IS-21 जैसे तड़के के लिए 2-3 दिन में हो जाता है, 4 दिन लगा लेंगे सुकून से, छोटा सा टॉपिक करके ना, ज़रा वो कूल डाउन फेज़ गुजार के IFRS 16 बड़ा टॉपिक किया ना, उसके बाद फिर IS-12 पे मूव करेंगे। और उसके ऊपर भी तकरीबन 15 से 20 दिन हमारे लगेंगे, टिका के उसके ऊपर लगाएंगे। वजह भी आपको पता होनी चाहिए। तो जहाँ पे स्ट्रेस हो रही होगी, जहाँ पे प्रैक्टिस टिका के हो रही होगी, जहाँ पे जोर ज़्यादा लग रहा होगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो उस्ताद के अंदर इनबिल्ट होती हैं सिस्टम के अंदर कि जी ये काम इस तरह से। अब देखें आप 17, 16, 15, 10, 17 ये हर अटैम्प्ट के अंदर IS-12 में से सवाल आ रहा है, ठीक है। IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का एक स्टैंडर्ड है, इसमें से 8 मार्क्स का एक सवाल आया हुआ है अलग से। उसके बाद ये फाइनल अकाउंट्स के अंदर एक बार मिक्स हो गया है, थोड़ा और पीछे चले जाएं तो, ठीक है। तो मिक्स इंटीग्रेट करके भी दे देता है ये टॉपिक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद एथिक्स है, एथिक्स किसी न किसी सवाल का पार्ट बनाकर भी दे देता है कभी कभी, यानी इकट्ठा भी कर देता है, IS-37 के साथ मिक्स कर देगा या कहीं और भी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये कोई 8 नंबर का आ ही जाया करता है। इस दफ़ा आया हुआ था, कोई है रिपीटर बैठा हुआ, चले बहरहाल। उसके बाद आप MCQs को देखें तो ये MCQs आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद है, मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो ये जी हमारे पास सिलेबस की जान पहचान होगी हमें, ठीक है। और टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, ये सारा काम अगर इफ़ेक्टिवली करना हो तो टाइम जो है वो बहरहाल बहुत शॉर्ट है, इसको हमने पहले दिन से ही सोच कर रखना है, ठीक है। इसीलिए हम ये इंट्रो में नहीं सीखा आपने काउंटिंग का पर्पज़ CA में। अच्छा, जो बच्चे CA में पढ़ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं FAR 2 में वैसी बातें बताएं। भाई CA में तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, ये तो अकाउंटिंग का पर्चा है, ठीक है। इसके अंदर पर्पज़ क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी है भाई। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पर्चा पढ़ रहे हैं तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, यही इसका पर्पज़ है। और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना है, उसके डिस्क्लोजर्स को देखना है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि जो आपने सीखा इंट्रो FAR 1 में, उसी के आगे मज़ीद क्या इसके अंदर हमने जो है वो एडवांसमेंट लानी है अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम्स तो बेटा साथ साथ बताता चलूँगा, इसके भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल वैसे ही हैं। सिलेबस इसका भी बिल्कुल लेंथी है, आसान है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि FAR 1 से निस्बतन आप FAR 2 में ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आसानी फील करेंगे। उसकी वजह ये है कि FAR 2 तक आते आते आपकी अकाउंटिंग काफ़ी सीधी हो चुकी होती है। बस एक मसला है, इसमें ज़्यादा सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं, ज़्यादा सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं। छुट्टी करने वाले के लिए मौत है। आपने छुट्टी नहीं करनी, बस रेगुलर रहेंगे, रोज़ का काम। वरना आप जैसे IFRS 16 है, लीजेज का स्टैंडर्ड है, आपने बीच में 1-2 दिन छुट्टियां कर ली, वापस आएंगे तो आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगी, फिर पकड़ में भी नहीं आएगी बात। तो एक चीज़ आप इंश्योर कर लें,
कि आपने सारी क्लासेस रेगुलरली पढ़नी, एक भी छुट्टी नहीं करनी। आप इधर आगे तो ऐसे लम्बे पे आ जाया करो क्लास से, मैं कोई नहीं मना करूँगा, बुखार है, हमें तबीयत ख़राब है, वो टेक लगा के बैठे हुए, तकिया रखा हुआ, मुझे कोई मसला नहीं है, टांगे बेंच के ऊपर रख के बैठ, मुझे कोई मसला नहीं है, आ जाया करो, छुट्टी ना करना, जैसे कैसे हो बस क्लास में आ जाना। आप ये इंश्योर कर दो कि छुट्टी नहीं करोगे, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। ये मैं इंश्योर तो नहीं कर सकता, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरी क्लासेस पढ़ लें तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप पास हो जाएंगे। क्लास कोई नहीं छोड़ना, बस कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी वही वाली बात है, पेपर बाहर लेंथी होता है और आपको टाइम बाउंड अपनी प्रैक्टिस को करना है, तो ये सारी बातें आपके साथ में इंशाल्लाह ड्यूरिंग सेशन जो है वो करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आज हम फिर आप ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं जी IS 38 इंटेंजिबल का ये स्टैंडर्ड है। आपको मैंने नोट्स जो प्रोवाइड किए हैं वो आप आज तो यूज़ कर सकते हैं, वो भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको दिखा दूँगा कि जी ये वाली चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन जो करवाऊँगा वो भी मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल आप जो है वो ध्यान इधर ही रखिए, मैं गपशप लगाता हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। जी हैंडआउट सबके पास मौजूद है ना? हैंडआउट सबके पास मौजूद है? नहीं है भाई, हैंडआउट पीछे पड़े हैं ना, एक्स्ट्रा दे दो, पीछे पहुंच जाएगा, काफ़ी पीछे बैठा है, पीछे पड़े हुए एक्स्ट्रा। अच्छा बच्चों, एसिड किसे कहते हैं पता है ना? नहीं पता? चलो बताता हूँ मैं आपको। एक रिसोर्स जो कंट्रोल कर रही हो एंटिटी, ठीक है, डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स। अच्छा यार, ये जो ना मस्करापन, ये सिर्फ मुझे ही करने दो तो बेहतर है। मैं यूँ नहीं कहता कि खबरदार कोई ज़्यादा नहीं, मैं करूँगा ना इंशाल्लाह, मैं हूँ ना आपका मस्करा, लेकिन आप लोग ज़रा मेहरबानी करके ना सीरियस रहें, ठीक है ना। स्टेज ड्रामा तो नहीं बनाना ना कि दोनों तरफ से चल रहा हो, वन वे ही रखना है इसको, ठीक है ना। तो मैंने उड़ा देना है 1-2 दिन के अंदर ऐसे फनकारों को, ठीक है ना। तो मुझे अकेले को फनकारी करने दें, ठीक है ना, जुगते ना लगाया करें मुझे। अच्छा उस्ताद हूँ, क्या हो गया? अच्छा जी सुने, मैं फैसलाबाद का भी नहीं हूँ, वो को फैसलाबादी स्टूडेंट बैठा हो तो मैं तो कर लिया ना, पढ़ा लिया फिर। तो प्लीज़ कौन कौन है फैसलाबाद से, ज़रा जो अल्लाह खैर, दूर ही बहीं पई। अच्छा जी सुने, हमने आपने IS 2 पढ़ा, इन्वेंट्रीज भी तो एक एसिड है, ठीक है। आपने IS 16 पढ़ा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, हाँ जी, ये भी एसिड है। आपने अभी अभी पढ़ना है IS 30 से चल रहा हूँ मैं, IS 38 अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये टेंजिबल होते हैं, PP टेंजिबल एसिड्स को कहते हैं, ठीक है, और ये इनटेंजिबल्स के साथ डील करेगा। फिर आपने IS 40 पढ़ा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो पढ़ के आए वो भी मैं लिख रहा हूँ, जो पढ़ेंगे अभी IS 41 अभी देखा आपने, एक नाम आया था, ये जी एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है, बायोलॉजिकल एसिड्स इसमें होते हैं, गाय भैंसें एसिड है हमारा, मुर्गियाँ भी बिल्कुल जी उसमें आ जाती हैं। और जी देखेंगे, अगर आपने उनको ज़बह करने के रखा हुआ तो करंट एसिड, और अगर आपने उनको रखा है कि उनसे अंडे लेकर और फिर उनको बेचना है तो वो नॉन करंट एसिड। ये आप हंस रहे हैं, सचमुच ऐसे ही है, आप हंस रहे हैं। हाँ, मुर्गियाँ जो हैं वो तकरीबन जो है उनकी एक लाइफ होती है अंडे देने की। आप कभी जाए, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फार्म का ऑडिट करना पड़े तो मज़ा आया आपको, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरे क्लाइंट पे जाना हुआ तो उनका फार्म था, एग फार्म जो होता है, तो मैंने कहा अच्छा फेयर वैल्यू निकालो, ये स्टैंडर्ड कहता है एसिड्स बायोलॉजी का, ऐसे फेयर वैल्यू पे रखना। उन्होंने कहा जी इसकी फेयर वैल्यू होती नहीं है, तो बड़ा जोर लगाने का कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है, फिर यूज़फुल लाइफ बताओ, डेप्रिशिएट करेंगे, स्टैंडर्ड तो फिर यही कहता है। तो फिर उनके यूज़फुल, हंसने की बात नहीं है, फिर उन्होंने बताया कि ये जो मुर्गी है, ये लेयर जिसको कहते हैं, ये अंडा जो है ये इतने वीक्स, इतने मंथ्स तक ये देती है, तो उसकी यूज़फुल लाइफ कहलाई।
तो जितना गुजर गई थी उतना डेप्रिशिएट कर दिया। तो ये सब कुछ होता है। आप हंस रहे हैं, इस स्टैंडर्ड पे पहुंचेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। अभी आप हंसेंगे इंशाल्लाह, रोएंगे नहीं, लेकिन बस आप लोगों ने ना ये मैंने वो जो कहा ना पहले कि मजाक आप मेरे पे छोड़ दें, अगर मेरा दिल करेगा तो मैं करूँगा, नहीं करेगा तो मैं ऐसे करके आया करूँगा क्लास में। पिछली क्लास से नाराज़ हो गए होंगे ऐसे करके, ठीक है। आप कहोगे कि हाँ मोनोपोली नहीं है, इसको कहते हैं नहीं इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। लेकिन मैंने ये कहना नहीं है, मैंने तो यही कहना है कि आपके मशवरे से ही चलेंगे इंशाल्लाह। डेमोक्रेसी है ये, ठीक है, होगी नहीं। अच्छा चलें यार, IFRS 9 हम पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में बहुत ही हो गए। चलो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स मैं लिख देता हूँ, बल्कि इंस्ट्रूमेंट से आप कहोगे उसमें लायबिलिटी भी आ जाती है। फाइनेंशियल एसेट्स इसमें हम देखेंगे। उसके बाद IFRS 16, ये अभी अभी नाम बताया था आपको लीजेस का, इसके अंदर एसेट होता है। लीज्ड एसेट का नाम यहाँ पर बड़े होकर अब आपने रख दिया, नए स्टैंडर्ड में आकर रखा था राइट ऑफ यूज़। ये सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें हमने या पढ़ ली हैं या हम पढ़ेंगे। ये सब क्या हैं? एसेट्स हैं। तो आज हम जो बात करने लगे हैं वो करने लगे हैं IAS 38 इंटेंजिबल्स की। और ऐसे बस अगर मोटा सा फ़र्क मैं वैसे ही सबसे मेन बयान करूँ तो पता है क्या है, ये डेप्रिशिएट होते थे, ये अमोर्टाइज होंगे, मतलब नाम मुख्तलिफ है, मिलती जुलती चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिलती जुलती चीज़ें हैं, ठीक है। चलें तो शुरू करते हैं जी। इंटेंजिबल क्या होता है, मैं जी आपको देख के बताता हूँ इंटेंजिबल क्या होता है, ठीक है। मैनू भी लब जाए अल्लाह करे। चलो यार, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। हाँ मिल गया। आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आपको जो हैंड आउट दिया है ना उसके अंदर बाद में देखना ये चीज़ मिल जाएगी, फिलहाल उसको छोड़ें, फिलहाल सिर्फ इधर देखते रहें, ठीक है। आइडेंटिफिएबल होगा, बल्कि इधर ही लिख लें अब, ये तो क्या एसिड, क्या मैंने कहा था, एक रिसोर्स है जो कंट्रोल करे एंटिटी, ठीक है। ये भी लिखिए, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसिड की बात करें तो इसकी 3 खसूसियात होती हैं, ठीक है जी। पहली, आइडेंटिफिएबल हो, आइडेंटिफाई हो सके जी, आइडेंटिफाई हो सके मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ा, ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सीडी देखेंगे तो सीडी देख के कहेंगे यार इस सीडी के अंदर ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपने लाइसेंस परचेज़ किया कहीं पर, माइनिंग का, फिशिंग का या वेपन का, अब वो जो लाइसेंस आपने ऑब्टेन किया है वो लाइसेंस आइडेंटिफिएबल है। आप उस सफ़े को देखकर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। मेरे पास राइट टू फिश है इस इलाके में, मेरे पास राइट टू माइन है, माइनिंग करना, खानकनी इस इलाके में, ठीक है। मेरे पास राइट है टू कैरी वेपन इस एरिया में या पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये क्या है? आइडेंटिफिएबल होता है। इंटेंजिबल की एक खसूसियत क्या होती है जी कि ये आइडेंटिफिएबल है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो नॉन मॉनिटरी होता है, यानी कि ये वो मैं बाद में बताता हूँ भाई। सेपरेबल, या तो नाल पढ़ रहे हो तो या तजर्बाकार हो, कोई गलत है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जी क्या है? नॉन मॉनिटरी हो, यानी कि जो आपकी जेब में पड़ा हुआ कैश है वो मॉनिटरी एसेट है, वो मनी है, ठीक है। तो उसको इंटेंजिबल नहीं कह सकते, ठीक है। नॉन मॉनिटरी होना चाहिए और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। अब विदाउट, यही लिखा हुआ था तीसरा जो चाती मार के मैं आया था, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। क्या मतलब? मतलब आपके पास जो लाइसेंस है, अब ये भाई अभी मुझे कहेंगे सर आप कह रहे हैं कि लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस एक इंटेंजिबल है। अब ये भाई कह सकते हैं ना कि चलें जी आइडेंटिफिएबल तो है, ये नॉन मॉनिटरी भी है, ये कोई नोट थोड़ा ही है 100 रुपये का, नॉन मॉनिटरी भी है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये हम नहीं मानते, ये हम नहीं मानते। ये देखें, ये देखें, ये लाइसेंस है ना, टच किया हमने, ठीक है। तो ये तो जो है वो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। तो भाई ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये है राइट, एक राइट है, वो राइट इसके पीछे छुपा हुआ है, राइट टू
फिश ऑन इन सर्टन एरिया ऑफ ओशन, वो एक राइट है, फिशिंग का एक राइट है जो इस कागज़ के पीछे छुपा हुआ है। ये कागज़ तो बस उसका एक प्रूफ है। वो कहते हैं जी सॉफ्टवेयर है। क्या सीडी सॉफ्टवेयर है? उस सीडी के अंदर वो सॉफ्टवेयर छुपा होता है। तो ये वाली बात सिर्फ इसको आप ये कह लें कि जी एक सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है कि जी ये लाइसेंस है, एक सफ़े के ऊपर एक सीडी के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, तो क्या वो टेंजिबल बन जाएगा? नहीं भाई, वो सीडी तो दरअसल इंटेंजिबल नहीं है, उस सीडी के अंदर मौजूद वो सॉफ्टवेयर असल में इंटेंजिबल है। ये सफ़ा तो लाइसेंस नहीं है, इस सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है कि इस सफ़े ने आपको ताकत दी है कि आप वहाँ फलां जगह पे जाकर जो है वो फिशिंग कर सकें, माइनिंग कर सकें। तो वो जो राइट इस सफ़े के पीछे छुपा हुआ है असल में तो वो इंटेंजिबल है। ठीक है, तो ये 3 खसूसियात होनी चाहिए, आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब अगली बात स्टैंडर्ड ये करता है कि आइडेंटिफिएबल ना 2 तरह से हो सकता है। पहली तो बात ये होती है कि ये जो आइडेंटिफिएबल होता है इसका मतलब ये होता है कि ये सेपरेबल हो, सेपरेबल हो, यानी कि ये जो कैप है ये सेपरेबल है मेरे से, लेकिन ये कान मेरे से सेपरेबल नहीं है। डिफरेंस है ना दोनों चीज़ों में। ठीक है, सो सेपरेबल होना चाहिए। ठीक है, आपकी कॉलेज वालों के पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कॉलेज से अलग किया जा सकता है तो ये सेपरेबल है। ठीक है, एक बिजनेस के पास एक कस्टमर लिस्ट है, अगर वो कस्टमर लिस्ट अलग की जा सकती है, अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर अलग किया जा सकता है तो सेपरेबल है ना। ठीक है, तो आइडेंटिफिएबल होने के लिए एक निशानी क्या है, अगर एक चीज़ सेपरेबल हो तो हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिफिएबल है। भाई की ऐनक उतारी जा सकती है, सेपरेबल, भाई का नाक नहीं उतारा जा सकता इनके मुंह से, सेपरेबल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आया। आइडेंटिफिएबल की एक निशानी क्या है, ये सेपरेबल हो सकता है, और सेपरेबल ना हो, अगर सेपरेबल ना हो तो ये लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो सकता है। कितने मेरा लाइसेंस जी। आप कहेंगे इस कागज, ये कागज क्या है, कागज का टुकड़ा क्या है, लाइसेंस। ठीक है, और मैंने क्या कहा, ये कागज का टुकड़ा जो है इसके पीछे एक राइट है, राइट टू डू समथिंग, राइट टू डू फिशिंग। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जी आप जरा यहां से इस कागज को और उस राइट को सेपरेट करके दिखाएं। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, तो क्या ये इंटेंजिबल नहीं है फिर लाइसेंस? तो स्टैंडर्ड ने यहां पर कहा कि या तो वो सेपरेबल हो, या अगर वो सेपरेबल ना हो तो कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हो, लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। अगर वो लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है ना तो फिर उसके लिए सेपरेबल होने शर्त नहीं रह जाता, लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ठीक है बच्चों, बात समझ आती है। तो इंटेंजिबल की 3 खसूसियात, इंटेंजिबल में 3 खसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1 आइडेंटिफिएबल हो, नंबर 2 नॉन मॉनिटरी हो, नंबर 3 विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। धोखे में नहीं पड़ना, सीडी उसको फिजिकल सब्सटेंस वाला नहीं बना रही सॉफ्टवेयर को, ये कागज़ का टुकड़ा उस राइट को जो है वो लाइसेंस के राइट है ना, लाइसेंस तो एक राइट है, उस राइट को जो है वो फिजिकल सब्सटेंस वाला नहीं बना रहा है, इस धोखे में नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये 3 शर्तें हैं इंटेंजिबल कहने के लिए किसी चीज़ को। अब आइडेंटिफिएबल होने के लिए स्टैंडर्ड ने कहा कि 2 तरह से चीज़ आइडेंटिफिएबल आप कह सकते हैं, या तो वो सेपरेबल है, और अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई राइट मिला है। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट का डिज़ाइन है और ये भाई साहब ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये डिज़ाइन की चीज़ें आपने अगले 5 साल नहीं बनानी, आप आराम करें, ये इस डिज़ाइन की चीज़ अब हम बनाएंगे, और उसने मुझे कुछ पैसे देकर ये मुझसे डिज़ाइन ले लिया, तो ये डिज़ाइन भी क्या है, तो इंटेंजिबल ही है। ठीक है, तो लीगल भी हो सकता है। लीगल क्या था, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल क्या है, मैंने इसको राइट दे दिया अपने जो है वो रजिस्टर्ड डिज़ाइन को कि यार तुम इससे प्रोडक्शन कर लो, कोई मसला नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे पूछे बगैर अगर वो ये डिज़ाइन चोरी करेगा फिर तो मैं केस कर सकता हूँ ना इस पर। ठीक है, तो लीगल या बात क्या हो रही थी, हाँ आइडेंटिफिएबल के लिए स्टैंडर्ड ने क्या कहा कि आइडेंटिफिएबल होने का मतलब क्या है, एक निशानी दीजिए कि ये सेपरेबल हो, और अगर ये कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है तो फिर इसके लिए सेपरेबल होना भी शर्त नहीं है। फिर सीडी से सॉफ्टवेयर अलग नहीं हो सकता कि हवा में ये सॉफ्टवेयर जा रहा है जी, नहीं ऐसा नहीं होता, अलग तो नहीं कर सकते आप, लेकिन वो स्टिल क्या रहेगा,
इसी तरह से ये लाइसेंस है, इसी तरह हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, सेपरेबल नहीं है वो राइट उस कागज़ के टुकड़े से, लेकिन स्टिल चूंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट बन गया तो वो इंटेंजिबल ही कहलाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलनी चाहिए थी। एसिड क्या है? अ रिसोर्स, ये आपको सफ़ा मिला हुआ है, हैंडआउट आपको मिला हुआ है, ज़रा इसको देख लो, इसकी शक्ल ज़रा डिफरेंट है। चलो ये जिस सफ़े से है उसी सफ़े के ऊपर, हाँ 230 के ऊपर ही दिखा, ये पता नहीं पुरानी कॉपी है मेरे ख्याल से, या यही है, ठीक है 230 पे चला जाता हूँ मैं। अच्छा भला मैंने यहाँ पे, चलो मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ, आप वहाँ से देख लें, ठीक है। इधर देखें, एसिड क्या है? अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या होता है जी? नॉर्मली आपने कोई चीज़ अगर कंट्रोल की हुई है उसका पास्ट इवेंट क्या होगा? ये मैंने लाइसेंस अगर कंट्रोल में मेरे है तो इसका पास्ट इवेंट क्या होगा? मैंने गवर्नमेंट को पैसे दे के खरीदा होगा, तो पास्ट इवेंट नॉर्मली परचेज होता है, ठीक है। तो अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। और इंटेंजिबल क्या होता है? एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। मेरे ख्याल में उसी सफ़े पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे ज़रा तफसील ज़्यादा लिखी हुई है ना, ये ठीक है जी। तो एसेट क्या है? एक ऐसी चीज़ जो कंट्रोल्ड हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। अच्छा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दो तरह से एक्सपेक्टेड होते हैं, ज़रा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दो तरह से आ सकते हैं, या आपकी सेल्स बढ़ जाएं या आपकी कॉस्ट कम हो जाए। रेवेन्यू का बढ़ना या कॉस्ट का कम होना दोनों ही फ़ायदे की बात है, ठीक है। बैटरी मेरी लो होना शुरू हो गई, ठीक है। रमज़ान का महीना ज़रा गुजारा करना पड़ेगा ना जी, कि मैं थोड़ा कम पढ़ा लूँगा, 1 घंटा 58 मिनट पढ़ा लिया करूँगा, 55 मिनट पढ़ा, तो उसका गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा नहीं 5-5 मिनट मैं कोशिश करूँगा, पिछली क्लास को ज़रा जल्दी छोड़ दूँ, 5 मिनट इसको लेट शुरू करूँ, थोड़ा सा ब्रेक कर लिया करूँगा ना, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी सुने खुदा दा खौफ करो यार, पहले मैं बंदा भुला रहा वे वो पार्ट 2 शुरू किया ना पिछली क्लास में, तो मैंने कहा पार्ट 2 शुरू करें, तो बच्चे कहते पानी पी लें। मैं कहा यार खुदा दा वास्ता है यार, ना करो तंग, कोई नहीं बस 20-22 दिन होंगे, नहीं वो ईद की छुट्टियां एंड पे 4-5 आ जानी है ना, बस वो थोड़ी सी होंगी इंशाल्लाह। वैसे प्लान इस बार इस तरह से किया है क्योंकि ईदें ज़्यादा थी, मैंने ये सजेशन दिया था कि जिस हफ्ते के दरमियान में ईद हो तो पहला और आखिरी संडे ऑन रखें और मैं पूरा हफ्ता छुट्टी दे दें, तो वो बेहतरीन हो गया काम, ठीक है ना। इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे, उससे एक तो छुट्टियां भी इकट्ठी मिल जाएंगी आप लोगों को घर पे, और आप ज़ाया भी नहीं करेंगे क्लासेस को, पास होने के भी रास्ते पे रहेंगे और घर से भी घूम आएंगे। पास होने का रास्ता खो देते हैं बच्चे ईद की छुट्टियों में, 2 दिन पहले निकल गया, 3 दिन बाद आया, और फिर उसके बाद बस भाग दौड़ करते करते सेशन एंड हो जाता है, पकड़ते पकड़ते वो टॉपिक ही नहीं पकड़ में आता। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज सेल होने से भी आता है और डिक्रीज कॉस्ट होने से भी आता है, ठीक है। फिर इंटेंजिबल क्या है? आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आइडेंटिफिएबल में सेपरेबल हो तो आइडेंटिफिएबल है, या लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो तो वो भी, उसके लिए फिर सेपरेबल होना शर्त नहीं है, वो इंटेंजिबल ही कहलाएगा। आपके पास ये हैंड आउट मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे ख्याल में IS 36 भी रिवाइज़ करना है, इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड, और थोड़ा सा IS 38 भी और पढ़ना है अभी, थ्योरेटिकल तरह से कर लें बात। तो क्या पहले पसंद करेंगे? हाथ खड़ा करें जो बच्चे कहते हैं IS 36 पहले रिवाइज़ कराएं इम्पेयरमेंट। हाथ खड़ा करें जो कहते हैं IS 38 की थ्योरी पहले पढ़ लें, जो पढ़ रहे हैं। दोनों काम करने हैं, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा मेरा दिल था जो ज़्यादा होंगे मैं वो काम नहीं करूँगा, दूसरा करूँगा, दिल कर रहा था ऐसे ही आपको तंग करने का, लेकिन आप लोगों हाथ भी नहीं खड़े हो रहे। यार मैं भी तो यार पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को खड़ा हूँ, क्या हो गया यार। चलें जी, फिर ऐसा करते हैं, पहले थ्योरी थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं ताकि फिर कॉन्टीन्यूटी के अंदर बात चलती जाए ना। सही है। अच्छा जी, अब इधर ही ना ले आए उसको जो उधर लिखा था। अच्छा बच्चों,
इनटेंजिबल लाइक टेंजिबल्स, आपने टेंजिबल का स्टैंडर्ड पढ़ रखा है, ठीक है। उसके अंदर आप एक बिल्डिंग है मिसाल के तौर पे, तो वो कैसे कैसे आप उसका कंट्रोल हासिल कर सकते थे, कौन कौन से वो जो है वो ऑप्शंस थे, ज़रा बता सकता है कोई? या उसको परचेजते थे या कंस्ट्रक्टते थे, ठीक है। तो इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा तो ही वो बिल्डिंग आपकी बनेगी। तो टेंजिबल्स की तरह से इनटेंजिबल्स भी ऐसे ही हैं, ठीक है। इनटेंजिबल्स में भी यही सीन होता है जी कि या तो आप इनको परचेज़ कर लेते हैं या आप इनको इंटरनली खुद जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा हाँ जी, पहले ग्रांट की गल कर लेंगे फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक वो पॉइंट है एंड पे जाके पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के अंदर कि ग्रांट के तौर पे एसिड मिल सकता है। अब देखो ना, IAS 16 जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो आपको उस्तादों ने पहले गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ानी शुरू की थी, तो IAS 38 पढ़ रहे हैं। अच्छा IAS 20 है वो, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है। ओके ओके। अच्छा एक बात, पहली बात इंटेंजिबल होता क्या, एक और बात याद आ गई, बाद में भूल ना जाए। दूसरी बात, अगर कोई स्टाफ ट्रेनिंग है, आपने अपने स्टाफ को ट्रेन किया, अब ये फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगा ना, अब उस ट्रेन हो गया तो क्या ख्याल है? तो इंटेंजिबल, आपने उसको जर्मनी भेजा, जर्मनी से उसको आपने ट्रेन करवाया, ट्रेनिंग करके आया, आपका करोड़ रुपया लग गया उसकी ट्रेनिंग पे, वो 6 महीने वहाँ बैठा रहा, करोड़ रुपया लगा है। हाँ, एम्प्लॉय को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जिस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकते वो तो आपका एसेट हो ही नहीं सकता। एसेट की डेफिनेशन ही क्या पढ़ाई है अभी थोड़ी देर पहले, कि आप उसको कंट्रोल करें, एम्प्लॉय को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्टाफ ट्रेनिंग को आप कभी भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बच्चों के ध्यान में आ रहा होगा कि हम बॉन्ड लिखवा लेंगे कि जी अगर आप छोड़कर गए तो आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा वो जुर्माना दे के चला जाएगा। जब अगर जाना है उसने तो उसने जाना ही जाना है, जाने वाले को कभी कोई नहीं रोक सकता। मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूँ, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप लोग मत बोलें, मुझे रोज़ा भी लग जाना है अभी थोड़ी देर में, तो फिर तानू भी लग जाना है कांधे थले एक एक अच्छा, तुम सुबह सुबह इतने डाउन हो, तुम्हारा दिन कैसे गुजरेगा? हाँ, पीछे मुड़ के देख रहे हो, रात जागते रहते हो? हाँ हाँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, सोए थे, अभी भी सो रहे हो? फिर इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अगर आपने स्टाफ को ट्रेन किया है तो इसकी कॉस्ट आपने कभी भी एसेट नहीं बनानी, इसको इंटेंजिबल नहीं कहना, ये एक्सपेंस होगा। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट है आप करोड़ों की एडवर्टीजमेंट कर लें, आप कस्टमर को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी ये प्रोडक्ट खरीदे। बस आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि इसको देखकर वो शायद ट्राई कर ही ले, लेकिन आप कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें आपको कहीं भी नज़र आएंगी। IAS 38 जो है वो प्रोहिबिट करता है स्टाफ ट्रेनिंग, और ये आगे ना जाके ये चीज़ें काम आनी है। जब आपको एक्सप्लेन डिस्कस वाले सवाल आने हैं ना, तो ऐसी कोई चीज़ के बारे में यूँ नहीं लिख देना स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस आउट, नहीं, वहाँ पर जुमला लिखना है IAS 38 प्रोहिबिट्स रिकग्निशन ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग या दूसरी जी चीज़ दस रहा सी उन्हें एडवर्टीजमेंट, ठीक है। उसके बारे में इस तरह से बाकायदा है कि थोड़ी सी तमीज़दार किस्म की लाइन लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो स्टाफ ट्रेनिंग हो और एडवर्टीजमेंट हो, ये तो हमेशा कहाँ जाएंगे? एक्सपेंस आउट हो, ठीक है जी। ज़रा मैंने कहा इनको अलग कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी बात आज की मैं करने लगा हूँ आपके साथ कि इंटेंजिबल्स जो होते हैं इनको आप परचेज भी कर सकते हैं और ख़ुद बना भी सकते हैं। हाँ जी, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल बोलते रहे वहाँ, इसके अपना लफ्ज़ है, इसको बोले ना सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट जी। अगर आपने इंटेंजिबल को परचेज़ किया है तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने आज तक कोई एसेट खरीद कर उसकी एंट्री की होती थी, यहाँ पे भी करेंगे आप कैपिटलाइज। पैसे देकर आपने एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा, आप उसकी एंट्री करेंगे सॉफ्टवेयर डेबिट इंटेंजिबल, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, और इसके अंदर आप
वो सारे उसूल आज भी अपनाएंगे कि इसके अंदर परचेज प्राइस आएगी और सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को हमने ऐड करना है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी है तो ऐड करना है, कोई और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करने के ऊपर को खर्चा आता है, महीना लग जाता है, या इंटीग्रेट करना होता है, वो पूरी टीम आती है, ये सारी चीज़ें कंसल्टेंट्स आए हुए हैं। यानी कि वही वाले उसूल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो हैं वो परचेज्ड इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। गॉट इट? समझे हो? ओ नो, समझ गए? नेक्स्ट, आपने परचेज नहीं करना जी, आपने अगर इसको इंटरनली जनरेट करना है, इंटरनली जनरेटेड भी हो सकते हैं, खुद बना लें। तो अब यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आप लोगों की, खसूसी वाली, क्योंकि जो चीज़ नहीं आएगी वो खसूसी ना। अब इंटेंजिबल परचेजा तो टेंजिबली परचेजते थे, तो वो वाली बात तो सेम थी, आपने जो ठीक है हाँ बस वही बात चल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है? थोड़ा डिफरेंस क्या है, अकाउंटेंट्स ने मिसाल के तौर पे, ठीक है, ऐसी मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 50 इंटेंजिबल एग्जिस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए कि पूरी दुनिया के अंदर 50 इंटेंजिबल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंट्स ने उन 50 में से 45 जो थे, उन 45 को एक सफ़े पे लिखा। वो 45 कौन कौन से हैं मैं लिखता हूँ, सॉफ्टवेयर्स, फार्मूला, कोरोना की वैक्सीन बनाने का फार्मूला, डिज़ाइन, पेटेंट, 50 पूरे करवाने हैं। ये 3 हो गए, ये 10, ये 30, ये 45, 50 नहीं, ठीक है। लो जी, ये 45 इंटेंजिबल्स अकाउंटेंट ने एक सफ़े पे लिखे। इनके साथ जो करना है वो भी बताता हूँ, यानी नॉर्मली जो होता है इंटेंजिबल्स के साथ। अब कितने बचे हैं? दुनिया में 50 थे, दुनिया में 50 थे, ठीक है। अब दुनिया में 100 हो गए तो 95 इधर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और सही है ना। दुनिया में जितने इंटेंजिबल्स थे अकाउंटेंट्स ने उनको एक सफ़े पे लिखा, ठीक है, और उनमें से 5 कम करके एक सफ़े पे लिखा और बाकी 5 को अलग सफ़े के ऊपर लिखा। वो 5 कौन से हैं ज़रा गौर फरमाइएगा। वो है जनाब गुडविल। ज़रा ध्यान से देख लें, गुडविल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इंटरनली जनरेटेड, ठीक है ना, हाँ ये इस तरह पूरा पढ़ना है, ठीक है। इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर, खुद बनाया सॉफ्टवेयर, खरीदा तो वो तो उधर चला गया ना, खरीदा तो उधर चला गया, वो तो उधर चला, ठीक है। बात किसकी हो रही है? इंटरनली जनरेटेड। गुडविल है, ब्रांड है, ट्रेडमार्क नहीं है जी इसमें। उसके बाद ये कितों देख के पढ़ रहे हो? अच्छा, ना चाहतियाँ मारो यार, हाँ। नहीं है। पब्लिशिंग टाइटल, अच्छा भाईजान बंद करो किताबें, पब्लिशिंग टाइटल वो सफा भी बंद करो। गुडविल, ब्रांड, पब्लिशिंग टाइटल हुन बोलते नहीं, कस्टमर लिस्ट भाई कहते रहने नहीं देर दा, और मास्ट हेड्स। अच्छा, मास्ट हेड्स ये क्या होते हैं जी? ये जो जैसे न्यूज़पेपर वगैरह है इनके टाइटल होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर टाइटल्स। अच्छा, उसके बाद कस्टमर लिस्ट, तो कस्टमर लिस्ट ही होती है। पब्लिशिंग टाइटल जैसे कैपलन है, पीबीपी है, बीपीपी है, फ्रैंक वुड है, ये आपकी, हाँ ICCA वाले बोल रहा था मैं, ठीक है। जैसे आपके अभी ICAP वाले भी करवाते हैं इनसे, चलें बहरहाल, एटसेट्रा। ब्रांड है जैसे मिसाल के तौर पे जे डॉट है, ठीक है। अब ये 5 हैं, ठीक है, 5। गुडविल इंटरनली जनरेटेड, ब्रांड इंटरनली जनरेटेड, पब्लिशिंग टाइटल। इंटरनली का मतलब क्या है? मतलब ये है
कि हमने आज से 20 साल पहले जंग अखबार निकाला था अगर, तो मकसद जंग का जो टाइटल है वो नहीं था, मकसद था एक अखबार बनाएंगे और उसको हम जो है वो बेचेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा नाम बनता गया और अब लोग क्या कहते हैं कि जी खबर हो तो जंग की। अब अगर ये तंग अखबार निकाल दे साहब, तो बहरहाल इसका अखबार कम बिकेगा और हमारा ज़्यादा बिक रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम अगर जंग वाले जो हैं, अगर हमारी बैलेंस शीट को देखा जाए तो उसके अंदर ये जो नाम है, पब्लिशिंग टाइटल जो है जंग, इसकी एक वर्थ है, इसकी एक वर्थ है। यानी मिसाल के तौर पे ये मेरे दोस्त कहे कि जी अब आप बस करें, अब आपने बस बहुत अब जाना वो कमा लिया, अब बूढ़े हो गए आप, अब आप जाके अल्लाह तौबा करें, कब्र में टांगे हैं आपकी, अब आप ऐसा करें, ये आप जंग का टाइटल, पब्लिशिंग टाइटल हमें दे दें, अब ऑनवर्ड्स जो है वो हम इस नाम से अखबार छापेंगे, आप जाएं घर और आपने जो मेहनत करके ये नाम बनाया ना, इसके कुछ पैसे पकड़ें, ठीक है। तो वो भाई साहब परचेज़ कर रहे हैं, तो उनकी बैलेंस शीट की बात मैं थोड़ी देर में करता हूँ। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, ये एसेट था तो परचेज़ कर रहा है ना। बोलो तंग अखबार नहीं बिक रहा, जंग अखबार बिक रहा है। एक ही टेबल के ऊपर दोनों अखबार पड़े हैं, एक जंग है दूसरा तंग है, तो खरीदने वाले कहेंगे यार ये पता नहीं की होना है, लतीफ़े लिखे होने, जंग ही ले जाते हैं। बात है, नाम है ना, ठीक है। गोगा नकीबिया मुर्ग चने हैं, रोज़ा है, और साथ जो है वो सीए मुर्ग चने हम लोगों ने बना लिए मिलके, ठीक है, ठीक है। तो इनसे पकवा लेते थे और हम जाके बेच देते थे, ठीक है। हमारी क्लास ने सोचा कि चलो यार ऐसा कर लेते हैं कि कुछ ना कारोबार हो जाए, हैं। तो अब हमने बिल्कुल गोगा मॉडल टाउन में गोगा नकीबिया के साथ जो है वो सीए चने लगा दिए। तो क्या ख्याल है, बहुत ज़्यादा बिकेंगे हमारे, उससे सेल आगे निकल जाएगी? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है, गुडविल नाम है उसका। अगर आप गोगे से जाके उसका बिजनेस वहाँ से एक्वायर करेंगे ना, तो आप कहेंगे यार एज इट इज़ छोड़ दो और यहाँ पे आज के बाद हम बैठेंगे इस कुर्सी सी के ऊपर जिसके आगे इतना बड़ा वो पतीला पड़ा होता है, ठीक है, और ये अब आज से हमारा बिजनेस है। तो वो कहेगा ठीक है भाईजान, ये कुर्सी मेज़ बर्तनों के सिर्फ पैसे नहीं हैं, दुकान के बिल्डिंग के फर्नीचर के नहीं हैं, बल्कि इस नाम के भी पैसे हैं, वो अलग से लेगा। तो कोई चीज़ है तो उसके पैसे दे रहे हैं ना लोग, बात समझ रहे हैं। कस्टमर लिस्ट क्या है, ये आप लोगों का एडमिशन होता रहता है, ठीक है। ये एडमिशन होते एक लिस्ट बन जाती है कॉलेज वालों के पास, ठीक है। अब कॉलेज वालों के पास ये भी एक एसेट है, यानी मिसाल के तौर पे अगर फाइनल में सर आसिफ ऑडिट पढ़ाते हैं तो कॉलेज वालों के पास ये एक डायरेक्ट ऑडियंस मौजूद है जिसको मैसेज कर सकते हैं कॉलेज वाले, जी सर आसिफ ऑडिट पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ना चाहें वो आ जाएं, स्टूडेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। मतलब प्योरली सीए के स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स हैं जो ये पढ़ के फाइनल का ऑडिट पढ़ने के लिए की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त रिसोर्स है इनके पास, ठीक है। लेकिन कॉलेज वालों को इसकी इजाज़त नहीं होगी कि अपनी किताबों में इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करें। जंग वालों को इजाज़त नहीं है कि अपनी किताबों के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जंग का टाइटल जो है वो एज एन एसेट रिकॉर्ड करें, ठीक है। पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं यार, मैं बीच में बात के खड़ा था, ठीक है। जंग वालों को इजाज़त नहीं है एसेट के तौर पे इस टाइटल को अपनी बैलेंस शीट में रखें। कॉलेज वालों को इजाज़त नहीं है कस्टमर लिस्ट को ये वो है अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्ड करें, ठीक है। ऐसे ही गोगे को ये इजाज़त नहीं है, जे डॉट को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपनी बैलेंस शीट में इस ब्रांड को या इस गुडविल को एज एन एसेट जो है वो रिकॉर्ड करें, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह स्टैंडर्ड कहता है कि इनकी जो है ना कॉस्ट वो मैयर नहीं हो सकती। असल वजह क्या है, देखें कॉलेज वालों ने एसेट तो मौजूद है इनके पास कस्टमर लिस्ट, लेकिन क्या इन्होंने कॉलेज इसीलिए ओपन किया था कि कस्टमर लिस्ट बनाएंगे? वो तो बस बनती चली गई, 4-5 साल बाद एक बड़ी सी लिस्ट तैयार हो गई। आप कोई उनसे पूछे कि आपको इस लिस्ट के बनाने के ऊपर क्या कॉस्ट आई, तो वो बता ही नहीं सकेंगे। वो कहेंगे जी ये 4 बंदे बैठे होते थे, वो एडमिशन वाले थे, कुछ जो है वो अकाउंट्स वाले थे, कुछ जो है वो ऑनलाइन वाले थे, और जो बंदा आता था, बच्चा आता था, वो एंटर कर देते थे। ये करते करते हो गया। वो तो बहुत सारे और काम भी कर रहे थे बीच में साथ, वो लिस्ट बन रही थी, वो किसी और मकसद के लिए बन रही थी, और आज ये मकसद पूरा हो रहा है, तो हम इसकी कॉस्ट नहीं निकाल सकते। जे डॉट जब काम शुरू किया तो उन्होंने तो इस नीयत से नहीं किया था कि ये बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। उन्होंने तो बस एक काम शुरू किया था कि जो है वो मेहनत करेंगे, ओवरऑल बिजनेस इंप्रूव हो,
वो ओवरऑल बिजनेस इंप्रूव करते करते वो ब्रांड वजूद में आ गया। जंग वालों ने जब अखबार शुरू किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि मेहनत के साथ हम जो है वो इस काम को करेंगे, कारोबार को करेंगे। अब वो मेहनत के साथ काम करते करते जब ओवरऑल बिजनेस उठता चला गया तो जंग का नाम भी उठ गया। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट अलग से निकाली नहीं, जे डॉट वाले नहीं निकाल सकते कि जे डॉट के ब्रांड की क्या कॉस्ट है। तो उन्होंने अलग से कौन सी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कोई वो जो है वो अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट अच्छी कर रहे हैं, वो यानी ओवरऑल वो बिजनेस को जो है वो अच्छा कर रहे हैं, जिस वजह से उनका नाम बन रहा है, गुडविल बन रही है, ब्रांड बन रहा है। ये बात समझ आई है? तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर ये तीनों ये पांचों जो हैं, अगर ये आपके इंटरनली जनरेटेड हैं तो इनको आपने यूँ लिख लूँ, बल्कि मैं इन 5 के नीचे यूँ लिख देते हैं कि दीज 5 आर नॉट इंटेंजिबल्स, दीज 5 आर नॉट इंटेंजिबल्स। गाली मुकाती उन्होंने, भाई नहीं है तो इंटेंजिबल इज नॉट, आर नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। क्या मतलब एसेट? इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है, या नहीं है या है? क्यों नहीं है? इसकी वजह स्टैंडर्ड ये लिखता है। अब आप जबरदस्ती करके कहीं कह भी देना जी इसकी कॉस्ट निकल आती, मैं कह रहा हूं ना निकल आती है कॉस्ट, तो भी स्टैंडर्ड ने इन 5 को अलग ही रखा हुआ है। वैसे नहीं निकलती, किसी धोखे में पड़ना भी ना, वो बोल भी देना कॉस्ट निकल सकती है, आपने फिर भी यही कहना है ये उस सफ़े वाले हैं ही नहीं जिस पे 45 लिखे हुए थे, ये अलग सफ़े वाले हैं। तो अगर कभी धोखा देने के लिए ऐसी कोई बात लिख भी देना जिससे आपको लग रहा हो ये तो कॉस्ट निकल सकती है कहीं, फिर भी उसकी बातों में नहीं आना। ये 5 को कभी भी आपने एसेट नहीं कहना। मैं बोली एसेट रहा हूं भाई, कौन सा है? इंटेंजिबल ही होना है। इन 5 को कभी भी आपने एसेट कहना ही नहीं है अगर ये इंटरनली जनरेटेड है। ठीक है, तो दीज 5 आर नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। क्यों जी? बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। शायद एस्टिमेशन कोई हो ही जाए पर रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, ऐसे लिख लें। बाद में तस्वीर ले लेना, लिखा भी होगा, ये चीज़ें लिखी भी होंगी, आप बाद में देख लीजिएगा। फिलहाल सिर्फ ध्यान से इधर देखते रहे, ठीक है? अच्छा जी, लेकिन मेरे बच्चों, अगर यही जैसे मेरा जंग का पब्लिशिंग टाइटल इस दोस्त ने ख़रीदा तो उसने मुझे 5 करोड़ इसका दे दिया, मैं ऐसे नहीं दूंगा उसको। मैं यार 5 करोड़ रुपया दो, जाहिर है तुमने इधर अखबार छापना है उधर बिकना है, मेरी 50 साल की मेहनत है इसके पीछे, तो 5 करोड़ मुझे दे दो, जंग तुम्हारा। अब वो क्या वो दफ्तर है एक छोटा सा मिसाल जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ है, क्या उसके पैसे ले रहा हूँ? नहीं, इस नाम के ले रहा हूँ। जे डॉट से जाके आप कहें बस यार जे डॉट अब ख़त्म कहानी, अब ये जे डॉट हमारा हुआ इससे, तो वो सारे एसेट्स के साथ साथ एक ब्रांड की कीमत भी लगाएंगे, उसके पैसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट साइड साथ वाली बिल्डिंग में एक कॉलेज नया ओपन होता है। ठीक है, ये भाई कॉलेज ओपन करते हैं आके। ठीक है, अब ये भाई कॉलेज ओपन करके कहते हैं कॉलेज वालों के पास आके कि यार आप अपनी कस्टमर लिस्ट जो है वो हमें दे दें। कॉलेज वाले कहते हैं ठीक है, आप 50 लाख रुपए हमें दे दें, ये कस्टमर लिस्ट ले जाएं। गौरमेंट ओपन हो जाती है। ठीक है, गौरमेंट यहाँ पे ओपन होती है सामने, केक्स एंड बेक्स वाले जा रहे थे छोड़ के, वो कहते हैं यार आप अक्सर जाते होंगे, आपको किसी दुकान के ऊपर जाएं, स्टोर पे जाएं, वहाँ पे आपको जो है वो कोई चीज़ खरीदने के बाद हमने पार्ट 2 शुरू किया। ओह माय गॉड, अच्छा भी शुरू करते हैं। मैं वैसे ये बच्चों को बता लूँ, आप जब किसी दुकान पे जाते हैं तो वो किसी स्टोर पे जाते हैं तो वो आपको कहते हैं अच्छा सर अपना एड्रेस फ़ोन नंबर दे दें, नाम बता दें। वो क्या कर रहे होते हैं? वो कस्टमर लिस्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कोई कस्टमर लिस्ट मौजूद है और वो कस्टमर लिस्ट आपने किसी को, आपकी किताबों में वो एज एन एसेट नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप वो किसी को दें और उससे पैसे लें तो इसका मतलब अगले बंदे ने तो पैसे लेकर ख़रीदा। तो अगर ये 5 में से कोई चीज़ आप परचेज़ करें तो फिर ये कहानी नहीं रहती है कि इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है। ये रिलायबली मेजर कर सकता है। 5 करोड़ मुझे दे के जा रहा है तो रिलायबली मेजरेबल नहीं है। 50 लाख मुझे देकर मेरी कस्टमर लिस्ट लेके जा रहा है तो मेरे लिए उसके लिए रिलायबली मेजरेबल नहीं है। गोगे को हमने 10 लाख रुपया सिर्फ उसके नाम का दे दिया, इतना नहीं ज़्यादा होगा वैसे तो, वैसे मिसाल दे रहा हूँ, तो वो 10 लाख रुपए जो उसके नाम के देकर आए, क्या हम रिलायबली मेजर कर नहीं सक रहे? तो अगर ये 5 चीज़ें इंटरनली जनरेटेड नहीं है बल्कि हमने परचेज़ की हैं तो बेसिकली वो
ये बन जाएगा। परचेज इंटेंजिबल है तो उसको क्या करना है, इस भाई ने कैपिटलाइज करना है, उस भाई ने कैपिटलाइज करना है, इस भाई ने कैपिटलाइज करना है। ब्रांड डेबिट कैश क्रेडिट, मस्ट हैव डेबिट कैश क्रेडिट, ये इंटरनली जनरेटेड नहीं है तभी नजर आ रहा है। ब्रांड कभी भी आपकी किताबों में नजर नहीं आएगा अगर वो इंटरनली जनरेटेड है। तो अगर कभी किताबों में नजर आ जाएगा तो उसका मतलब ही यही होगा कि वो आपने परचेजा है, बनाया नहीं है। पार्ट 2 शुरू करें।